तो जहां थे उससे आगे बढ़ते हम लोग फिर एक बार। कल हम लोग बात कर रहे थे स्वराज पार्टी पे। क्लियर ना सभी को? 1922 से 35 के बीच कांग्रेस। ठीक है। टॉपिक है हमारा 1922 से 35 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम लोगों ने अभी कल बात की थी परिवर्तन समर्थक और परिवर्तन विरोधी। ठीक है। परिवर्तन समर्थक और परिवर्तन विरोधी। ठीक है। इन दोनों पे हम लोगों ने कल बात कर ली थी, बात चर्चा जारी थी। नोट करके मैंने आपको लिखाया था 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया। परिवर्तन समर्थक कौन थे? जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे। परिवर्तन विरोधी कौन थे? जो चुनाव में भाग लेने के पक्ष में। नेताओं का भी नाम, भाग क्यों लेना चाहते थे, भाग क्यों नहीं लेना चाहते थे, दोनों के तर्क कल आपको बता दिए गए थे। 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ठीक। उसके बाद त्यागपत्र दे दिया चित्तरंजन दास ने और इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। अध्यक्ष थे उसके दास और सचिव थे उसके मोतीलाल नेहरू। उसी नोट वाली प्रक्रिया में ही आगे हम लिखेंगे। लिखें आप जरा। आप सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और आप सब जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, गुड आफ्टरनून। ठीक है। और नमस्कार काजल और विभा और प्रिया, पूर्णिमा, सुमेर अली अंसारी, महक, अश्वनी, राधे राधे आदित्य, गुल्फ शाह, जय भीम, खम्मा घड़ी। ठीक है। यही तुम लोग से छूट जा रहा है, सत श्री अकाल और खम्मा घड़ी। बाकी सब लिख दे रहे हो। ठीक है ना? ठीक है। अगला पॉइंट। देखिए 1923 में 1923 में 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बुलाया गया और चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। ब्रैकेट में कर लेंगे आप। अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। और राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष हुए उसमें ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद इस अधिवेशन के, जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था दिल्ली में, और युवा अध्यक्ष थे। नोट में एक और पॉइंट लिखें। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1919 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। लेकिन 1923 और 1926 के चुनाव में
1923 और 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लिया। स्वराज पार्टी ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, और 1923 में केंद्रीय एवं प्रांतीय चुनावों में केंद्रीय एवं प्रांतीय चुनावों में स्वराज पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था, बढ़िया प्रदर्शन था। अच्छा प्रदर्शन था 1923 के चुनाव में, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों जगह पे। इसी में लिखे 1925 में, नोट में ही 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित कराने में सफल केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित कराने में सफल थे। तो विट्ठल भाई पटेल को इन लोगों ने, मतलब सब लोगों ने मिलकर के केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। बहुत बड़ी बात है उस समय, जितने भी भारत को और अलग अलग दलों के नेताओं ने। तो स्वराजियों के बारे में हम ये कुछ बात कर रहे थे। स्वराज पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व है, स्वराज पार्टी ने जो कुछ भी किया राष्ट्रीय आंदोलन में उसे कैसे देखा जाए, उनके योगदान को कैसे देखा जाए। ठीक, तो ये तो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। अब आप एक शीर्षक दे लिखें, आप स्वराज पार्टी का योगदान, स्वराज पार्टी का योगदान। लिखें, असहयोग आंदोलन के पश्चात, असहयोग आंदोलन के पश्चात, सहयोग आंदोलन के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को, उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को भरने का कार्य किया। राजनीतिक शून्यता को भरने का कार्य किया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, संसदीय राजनीति में ब्रिटिश समर्थकों ब्रिटिश समर्थकों को कुछ वर्षों तक रोकने में सफल, कुछ वर्षों तक रोकने में सफल। नेक्स्ट लिखें आप, संसदीय राजनीति का अनुभव, संसदीय राजनीति का अनुभव, राजनीति का अनुभव 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों के संचालन में, प्रांतीय सरकारों के संचालन में उपयोगी साबित हुआ।
प्रांतीय सरकारों के संचालन में उपयोगी साबित हुआ। तो नेता चुनाव में भाग लेंगे, संसदीय राजनीति को देखेंगे, ये सब आगे 1937 में बहुत काम आएंगे जब प्रांतीय सरकार बनेगी। सरकार के संचालन में इनकी बड़ी उपयोगिता होने वाली। नेक्स्ट लिखें, उपयोगी साबित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। लिखें कि स्वराजियों ने 1919 के अधिनियम की कमियों को उजागर किया। कमियों को उजागर किया। अगला पॉइंट लिखें, विभिन्न विधेयकों का विरोध कर विभिन्न विधेयकों का विरोध कर सरकार की वास्तविक मंशा को लोगों के सामने रखा। सरकार की वास्तविक मंशा को लोगों के सामने रखा। लिखें, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, डिस्प्यूट है ना, विवाद एक्ट इत्यादि कर दीजिए आप। तो ये स्वराज पार्टी का कभी क्या महत्व है या क्या योगदान है, ठीक है, इस तरह से देखा जाता है। एक और पॉइंट लिख लें आप कि संसदीय राजनीति भी ब्रिटिश विरोध का एक महत्वपूर्ण हथियार है। ब्रिटिश विरोध का एक महत्वपूर्ण हथियार या आधार हो सकती है। इस तथ्य को स्थापित किया। आधार हो सकती है, इस तथ्य को स्थापित किया। ठीक है, जैसे गांधी जी वगैरह मानते थे कि नहीं, इस तरह से हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। एक तरह से इन्होंने गांधी जी को भी गलत ही साबित किया कि नहीं, हम ऐसे भी लड़ सकते हैं आज़ादी की लड़ाई। हम कोई भी मोर्चा खाली न छोड़े, हर मोर्चे पे हम सरकार का विरोध करें। आगे चल करके गांधी जी की भी एक अच्छी बात क्या है कि अभी ठीक है उन्होंने विरोध किया इसका, लेकिन आगे चल के वो भी रियलाइज कर जाएंगे और आगे जब भी मौका मिलेगा तो बोलेंगे ठीक है, थोड़े समय के लिए इस राजनीति को अपना सकते हैं। तो फ्लैक्सिबिलिटी इसी को कहते हैं कि लग रहा है कि कोई चीज़ के हम विरोध में खड़े हैं, बट लग रहा है कि नहीं वो चीज़ यूजफुल है। तो वो नेता ऐसे थे कि उसको भी अपनाने में वो थोड़ा भी, वो नहीं कहते कि मेरी प्रतिष्ठा इसमें बहुत है, स्वाभिमान को चोट पहुंचेगा प्रतिष्ठा को, ऐसा नहीं था। समाज और राष्ट्र को फायदा है तो उसको हम एडॉप्ट करते हैं। तो लीडरशिप की ना कई क्वालिटी होती है। एक होता है कि नहीं, हमने डिसीजन ले लिया तो अब उसमें हम फर्म हैं, ठीक है। एक होता है कि डिसीजन ले लिया, यदि लग रहा है ठीक है इससे कोई बेहतर डिसीजन हो सकता है, तो उसको भी वो देखने के बाद एडॉप्ट कर लिया करते थे महात्मा गांधी। आलोचना लिख लीजिए आप यहाँ पे, स्वराजियों की आलोचना। क्या एक सवाल है कि जैसे कोई सीएम जो हैं एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए,
तो क्या वो राज्य के भला के लिए करते हैं? बोले तुम ये बताओ कि कौन हुए हैं अभी इधर? ऐसा तो एक ही आदमी है जो करते हैं। आज हो गए हैं क्या फिर वो? नहीं ना, तो तुम डरा क्यों दिए मुझे? ठीक है ना। देखो, अलग अलग संदर्भ है। संदर्भ ये है कि गांधी जी, यदि उनको एक बड़ा हित दिखाई पड़ता है तो उसके लिए वो आगे जा रहे हैं, वो ठीक है, अपने जो निर्णय के अगेंस्ट उसमें, ठीक है ना। अब तुम जो बात कर रहे हो वो अलग है। उसमें किसी राज्य का बड़ा हित दिखाई पड़ता है कि नहीं, ये बहुत विवाद का विषय हो जाएगा कि भाई व्यक्ति अपने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कैसे कहा जाए, तो कंट्रोवर्सी है इसमें। इसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं, बट गांधी जी एक बड़े कॉज के लिए उनके बारे में कह सकते हैं हम। ठीक है, आलोचना लिख लें आप। हाँ, उसी की, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी पूरा नाम था। हर जगह किताब में स्वराज लिखा रहेगा, स्वराज ही, स्वराज पार्टी। हाँ सेम। देखिए आप, आलोचना में पहला पॉइंट लिखें कि स्वराजियों ने केवल सरकार का विरोध किया। स्वराजियों ने केवल सरकार का विरोध किया, विरोध की राजनीति की एक सीमा होती है। विरोध की राजनीति की एक सीमा होती है। विरोध की राजनीति की एक, अब केवल इनका यह था कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे हम, ठीक है, सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, जिस बात का डर था परिवर्तन विरोधियों को। इन्होंने कहा था हम केवल जा ही रहे हैं विरोध करने के लिए, तो थोड़े समय के लिए तो ठीक है, बट केवल विरोध करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे तो बहुत कुछ विरोध करने के लिए भी नहीं बचता है। तो कहीं सरकार में शामिल होंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे तो उसका भी एक मैसेज जाता है ना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो केवल विरोध करना, उसका भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप कि स्वराज पार्टी के कुछ सदस्य सरकार के साथ सहयोग भी करने लगे। सहयोग भी करने लगे, ये भी आलोचना होती है। जैसे एक राघवेंद्र करके उस समय नेता थे, एक तांबे करके नेता थे, ये सब मध्य प्रांत में थे और सरकार के साथ सहयोग करने लगे प्रांतीय स्तर पे। अगला पॉइंट लिखें आप, सरकार के साथ सहयोग के मुद्दे पर, सहयोग के मुद्दे पर स्वराज पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई। स्वराज पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई। यहां लिखेंगे आप, प्रत्युत्तरवादी सहयोग के पक्ष में, प्रत्युत्तरवादी सहयोग के पक्ष में कुछ नाम लिख लेंगे आप, मालवीय जी, लाजपत राय इत्यादि। दूसरा न भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। अप्रत्युत्तरवादी है जो सहयोग के पक्ष में नहीं थे, जैसे मोतीलाल नेहरू है ना। अप्रत्युत्तरवादी जो सहयोग के पक्ष में नहीं थे, जैसे मोतीलाल नेहरू।
मोतीलाल नेहरू। एक और पढ़ लिखें आप कि सांप्रदायिकता का प्रभाव भी, या ऐसे कर लेंगे आप, सांप्रदायिक राजनीति के कारण भी स्वराज पार्टी की स्थिति कमजोर हुई। सांप्रदायिक राजनीति के कारण भी स्वराज पार्टी की स्थिति कमजोर हुई। ये सब भी सांप्रदायिक आधार पे आपस में लड़ने लग गए थे। राजनीति वगैरह में होता है तो आलोचना की जाती है स्वराज पार्टी की कुछ आधारों पे, तो उसकी बात हमने कर ली। स्वराज पार्टी का क्या महत्व है राष्ट्रीय आंदोलन में, या क्या योगदान है, तो उसकी बात भी कर ली। मेंस में कोई ऐसा सवाल कभी आया नहीं है पिछले कम से कम 30 वर्षों में तो एटलीस्ट। लेकिन हम लोग छोटी बड़ी संभावनाओं को मान के चलते हैं कि कभी तो छोटे छोटे सवाल भी कभी कभी पूछ लिए गए। तो थोड़ा हाथ फ्री रहना चाहिए कि कैसे वहाँ बात बनानी है। ठीक है, और एक डायरेक्शन आपके पास रहेगा तो अभी तो कई बार आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे आप। ठीक है, पढ़ते पढ़ते चीज़ें दिमाग में बैठ ही जाती हैं। हमने आपसे निवेदन किया ही है कि विपिन चंद्रा वाली 4 चैप्टर तो पढ़ ही जाइएगा, क्योंकि देखो 4 चैप्टर में पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को समाहित करना भी सब लेखक के बस की बात नहीं है। लेखक के नोट्स वगैरह में तो हो ही जाते हैं, वहाँ आप जब घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है, कुछ जानकारी अधिक कुछ कम ना। तो ये हमने कहा आप उसको पढ़ना बंद मत करिएगा, जब जब मौका मिले थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पढ़ते चले जाइएगा। और आज पार्टी का भी खूब अच्छे से जिक्र है वहाँ पे, आगे भी रखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन जब जब आपको मौका मिले रिवीजन करने का, क्लास नोट्स कमांड करने के बाद वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। डिटेल का तो कोई अंत नहीं होता है, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो दूसरी किताबों में दी गई हैं। और फिर क्या होगा जब अभी एक अगला आंदोलन चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो स्वराज पार्टी फिर से जो पार्टी थी वो मर्ज कर जाएगी पूरी तरह से कांग्रेस में, उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने एक पार्टी बना ली कांग्रेसी नेताओं से लड़ करके, ये कहते थे कांग्रेस के कार्यक्रम में पूरी तरह से मेरी आस्था है, जो जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, बस चुनाव में हम भाग लेंगे और सरकार में नहीं शामिल होंगे। भाग लेकर हमें सरकार अधिनियम की कमियों को, सरकारी नीतियों की कमियों को लोगों को बताना है। ज़्यादातर इसमें पैसे वाले लोग थे कांग्रेस के, उनको लगता था चरखा पे बैठ के धागा बनाना, गांधी जी की तरह यहाँ वहाँ यात्रा करना, सबसे सब काम संभव नहीं होता है ना। गांधी जी तो पूरी तरह से समर्पित, उसमें उनको मज़ा आता था और वो अपना काम करते थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास अच्छे परिवार से थे और अच्छी परवरिश हुई थी, अच्छे तरह से रहते थे, खूब पैसे वाले लोग थे, तो इनको लगा कि हम लोग यही काम कर सकते तो यही काम करें। ये इस तरह का भी मामला था। तो स्वराज पार्टी बीच में माहौल बनाने का काम इसने 1923 और 26 में 2-4-5 साल तो इसके साथ निकल गया। एक नोट और कर लेंगे, बीच की कुछ और घटनाएं हैं जो एक देख लें आप। 1918 में राष्ट्रीय उदारवादी संघ, नेशनल लिबरल एसोसिएशन, ये एक पार्टी बनाई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय उदारवादी संघ एक पार्टी बनाई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेशनल लिबरल एसोसिएशन है ना। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अलग से एक अपनी पार्टी बना ली थी। इनको लगा कि गांधीवादी राजनीति में तो चुनाव वगैरह में तो भाग लेंगे नहीं, ये नरमदलीय नेता थे। अब कांग्रेस कुछ और हाथों में चली गई है, इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टी का मेंबर कांग्रेस का मेंबर हो सकता था, या कांग्रेस का मेंबर कोई भी पार्टी बना के दूसरी पार्टी पे चला, बस उनको कांग्रेस का मेंबर रहना है। भारत जैसे विविधता वाले देश में ऐसा ही कोई विचार सबको बांध सकता था,
जिसको जिसको जो करना है करो, कांग्रेस के साथ भी चला करो, ये नियम था कांग्रेस। कांग्रेस अपने मन से उन्हीं मुद्दों पे बात करेगी जो सबके लिए होगा। ये राष्ट्रीय आंदोलन का थीम था। उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी जो समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़कर चल सके। फिर किसी को लगता था कि नहीं मुझे हिंदू हितों के लिए काम करना है, तो वो अपना हिंदू संगठन बनाता था। मुस्लिम लीग के भी मेंबर कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, मार्क्सवादी समाजवादी सब मेंबर हुआ करते थे। 1938 में जाके ये नियम बनेगा कि सांप्रदायिक संगठन के मेंबर कांग्रेस के मेंबर नहीं होंगे। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार हो चुका हो। और 1948 या 47 में आज़ादी के बाद ये नियम बनेगा कि कांग्रेस अब चुनाव लड़ने जाएगी इसके बाद, तो कांग्रेस पार्टी का मेंबर जो है किसी दूसरी पार्टी का मेंबर, ये पहले था कि अब किसी भी पार्टी, तो आपको कभी भी लगे ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, उन्होंने एक अलग से पार्टी बना ली। रजनीकांत दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी जो बनाई कांग्रेस के खिलाफत, कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली चुनाव लड़ने। देखिए आप 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ठीक। अभी आजकल बेलगावी कहते हैं बेलगांव को, और अभी 24 यहाँ लिख लें आप, अध्यक्ष थे इसके गांधी जी। 1924 में अध्यक्ष थे इसके गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की, और ठीक है, एक ही बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की। तो अभी 2024 दिसंबर था, अब तो 25 में आ गए हम लोग, जनवरी में है ना। इसके 100 साल पूरे हुए थे। कांग्रेस ने अपनी वार्षिक बैठक बेलगांव में ही बुलाया था। अभी अभी जस्ट जो 100 साल पूरे में 2024 में कांग्रेस ने अपनी वार्षिक बैठक बेलगांव में ही बुलाई थी, अभी बेलगावी में। तो एक और लिख लें आप, 1925 कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू लिख लें आप, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो गई हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसके पहले अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट की बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। इसी बीच की हम लोग कुछ घटनाओं की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। ये हो गया आपका 22, 23, 24, 25 की जो कुछ कुछ घटनाएं कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कुछ हो रहा है ना। और भी हो रहा है, बट हम बात यहाँ केवल कांग्रेस की कर रहे हैं। अब आप लिखे हैं, शीर्षक दे दें, साइमन आयोग। ठीक, देखिए आप, नवंबर 1927 साइमन आयोग, यहीं पे लिख लें 7 सदस्य, सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य, 7 सदस्य और सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य।
यहाँ लिखेंगे आप, और साइमन आयोग के लिए एक ना, इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड भी, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन भी, स्टेट्यूटरी आयोग कर लीजिएगा। भारतीय सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग भी कहा जाता है। साइमन आयोग को इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक नाम से और जाना जाता है इसको, स्टेट्यूटरी, वैधानिक या सांविधिक, ऐसे करके इसके हिंदी अनुवाद होते हैं। कभी मान लो उस शब्द से पूछ लेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कब बना? 27 में। कितने सदस्य थे? 7, सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। अध्यक्ष था साइमन, इसके नाम पे इसको साइमन आयोग कहा जाता है। तो फैक्चुअल बातें हो गई। अब अगला सवाल है क्यों बनाया गया इस, है ना? देखें आप जरा, साइमन आयोग का गठन क्यों? साइमन आयोग का गठन क्यों? इसमें लिखें आप, 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था, उन्नीस सौ उन्नीस के अधिनियम में यह प्रावधान था, अधिनियम में प्रावधान था कि 10 वर्षों के पश्चात, 10 वर्षों के पश्चात 10 वर्षों के पश्चात इसकी समीक्षा के लिए, की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी में लिखे नियमतः, नियमतः इसका गठन 1929 या 1930 में करना चाहिए था। नियमतः इसका गठन 1929 या 1930 में होना चाहिए था। ठीक है, नियमतः इसका गठन 1929 या 1930 में होना चाहिए था। ठीक है, लिखें अगला पॉइंट, समय पूर्व गठन क्यों किया गया इसका? समय पूर्व गठन क्यों? 1927 में क्यों? ठीक है, सवाल अब ये उठता है, जब नियम से इसका गठन 19 का अधिनियम था तो 1929 में या 1930 में, 20 में लागू हुआ था तो 1930 में होना चाहिए था, बट 1927 में क्यों? समय से पहले इस आयोग का गठन क्यों? लिखें आप, लिखें ब्रिटेन में आम चुनाव में, ब्रिटेन में आम चुनाव में रूढ़िवादी दल, आम चुनाव में रूढ़िवादी दल के हार की संभावना थी, और उसे ऐसा लगता था, ये ऐसा लगता था
लगता था कि लेबर पार्टी की यदि सरकार बन गई, लेबर पार्टी की, ब्रिटेन की बात हो रही है ना, लेबर पार्टी की यदि सरकार बन गई तो आयोग के द्वारा भारत को अधिक रियायत दिया जा सकता है। भारत को अधिक रियायत दिया जा सकता है। भारत को अधिक रियायत, अधिक कंसेशन दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब था इसका कि भाई सरकार यदि बन गई तो अधिक से अधिक रियायत देना पड़ जाएगा, कंसेशन देना पड़ जाएगा। ये ब्रिटेन की कहानी चल रही है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। अभी वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, सरकार को पता है कि हम चुनाव में हार जाएंगे। अगली सरकार जो बनेगी वो लेबर पार्टी की सरकार बनेगी, वो भारत को लेकर बड़ा उदार है। ऐसा न हो कि भारत को अगले संवैधानिक सुधार में बहुत सारा अधिकार दे दे। उसको रोकने के लिए समय से पहले उन लोगों ने आयोग का गठन और कंडीशन भी तय कर दिया कि आपको क्या क्या रिपोर्ट देनी है, किस तरह से, ताकि अगले सुधार में भारत को ज्यादा फ्रीडम ना मिले, ज्यादा स्वायत्ता ना मिले। ये उनका अपना पॉलिटिक्स है, समय से पहले गठन करने का। इसी में एक पॉइंट और लिख लें आप। देखिए, भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और ऐसी स्थिति में मनचाहा रिपोर्ट तैयार किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में मनचाहा रिपोर्ट तैयार किया जा सकता था। ठीक है, तो समय से पहले आयोग को क्यों भेजा गया? दो कारणों से। ब्रिटेन में यदि नई सरकार बन गई तो भारत को अधिक स्वायत्ता, उसको रोकना था। भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो भारत के लोग तो दंगे में इन्वॉल्व होंगे, तो जैसा आयोग रिपोर्ट दे देगी अगला अधिनियम फिर वैसा ही बन जाएगा। बट भारतीयों को कम करके आंका गया था यहाँ पे। ठीक, साइमन आयोग का एक छोटा सा तो परिचय यहाँ दे ही दिया मैंने आपको। नवंबर 27, 7 सदस्य, सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य, स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं इसको। क्यों गठन किया गया बता दिया, 19 के अधिनियम में प्रावधान था। समय से पहले क्यों गठन किया गया ये भी आपको बता दिया। ठीक? भारतीयों के द्वारा विरोध, अगला पॉइंट जो है इसमें, भारतीयों के द्वारा विरोध। भारतीयों के द्वारा विरोध, देखें कि चूंकि आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस बात को आधार बनाते हुए इस बात को आधार बनाते हुए अंग्रेज थे, इस बात को आधार बनाते हुए अधिकांशतः भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया।
में लिखेंगे आप, दिसंबर 1927 में, दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी अधिवेशन में भी इसके विरोध का निर्णय लिया गया, के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं पे नारा भी दिया गया था, साइमन गो बैक, है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो कुछ कुछ छोटे छोटे स्लोगन बनाए जाते थे उस समय में भी विरोध करने के लिए। एक नेता थे उस समय कांग्रेस के, M.A. अंसारी, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उसी में प्रस्ताव पास हुआ कि हमें इसका विरोध करना है, आयोग का। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। देखें कि आयोग के सदस्यों ने इन शहरों की यात्राएं की, उन सभी स्थानों पर, उन सभी स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए। उन सभी स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए, जहां जहां मतलब ये चल रहा था वहां वहां को काले झंडे। देखिए आप, जैसे बॉम्बे, देखिए बॉम्बे, पूना, पूना, विजयवाड़ा, बॉम्बे, पूना, विजयवाड़ा, कलकत्ता इत्यादि। बॉम्बे बस ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वो लोग बॉम्बे ही आए थे पानी के जहाज से, है ना, वहीं से स्वागत शुरू हुआ काले झंडे का। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। विरोध के क्रम में, विरोध के क्रम में लाहौर में लाजपत राय को चोट लगी, और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लाहौर में लाजपत राय को चोट लगी और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी का बदला भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह ने लिया था। एक पुलिस अधिकारी को मारकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में उसको देखेंगे हम। लाजपत राय पे उस उम्र में पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, और जब हॉस्पिटल में एडमिट थे कहा जाता, उस समय इन्होंने कहा था कि भाई, शरीर पे जितनी भी लाठियां मारी गई हैं ये सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में कील का काम करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों को पैकअप करना ही, जितनी भी लाठियां मारे हैं समझिए आप, ये उतनी कील है, आपको उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। उम्र थी भी, और उसी चोट के बाद उनका निधन हो गया था। आज भी इस घटना को, स्टेटमेंट को याद किया जाता है। इसी बात का प्रतिशोध लिया था भगत सिंह। जब लाखों लोगों के सम्मानित नेता को पुलिस निर्दयतापूर्वक पीटेगी या दुर्व्यवहार करेगी तो देश का युवा चुप नहीं बैठेगा, तो उत्तर तो देगा ही। उनसे पूछा गया था आप हिंसा में कितना यकीन रखते, तो उसका उत्तर दे रहे थे, कहते थे बड़े बदलाव तो बहुत सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां हमें प्रतिरोध करना पड़ता है। लाजपत राय का एग्जाम्पल देते हुए बता रहे, हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में भगत सिंह के बारे में। तो विरोध में हमने क्या देखा, लाजपत राय को और भी जैसे
कहीं पे टी प्रकाशम मद्रास में विरोध कर रहे थे। विरोध के क्रम में एक व्यक्ति मारा गया। टी प्रकाशम कहा कि हमें उस जगह पे जाना जहां वो व्यक्ति मारा गया। पुलिस ने उनके ऊपर बंदूक तान दिया। ठीक है, अब जाके दिखाइए वहां पे। कहा जाता टी प्रकाशम ने बंदूक को अपने सीने पे ऐसे लगा दिया था कि तुम गोली मार ही दो मुझे फिर अभी। पुलिस भी एकदम, बड़े नेता थे उस समय के, अच्छा जनाधार था उनका भी टी प्रकाशम का, गांधीवादी नेता थे वो। ऐसे ही लखनऊ में छोटे नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत की भी पिटाई हुई थी। आयोग के विरोध के क्रम में कई नेता पिट गए थे। एक खली कुजमा करके नेता थे लखनऊ के। उन्होंने देखा पिटने से तो अच्छा कुछ नया तरीका अपनाते हैं, और बहुत सारे गुब्बारे पर उन्होंने साइमन गो बैक लिख करके छोड़ दिया था सड़कों पे, गुब्बारा पर, कि भाई पकड़ो और पीटो तुम अब, गुब्बारा फोड़ते रहो तुम अब। ठीक है। विरोध ऐसा हुआ था, कहा जाता है पूना से लोनावाला तक ट्रेन पे आयोग के मेंबर सफर कर रहे थे। उस समय कुछ युवाओं ने मतलब ट्रक हायर किया था, और समानांतर ट्रैक और रोड भी चलती है, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। मैं तो कभी गया नहीं हूं उधर, है ना। और आयोग के पैरेलल, जिस कोच में आयोग के लोग बैठे हो, तो पैरेलल काला झंडा लेके पैरेलल ट्रक से यात्रा। ऐसे बहुत सारे लोकतांत्रिक तरीके अपनाए गए थे विरोध के उस दौर में। बिपिन चंद्रा दूसरी वाली किताब में, जो उनकी किताब है ना, एक और दूसरी किताब, उसमें सारे घटनाक्रम का वो जिक्र करते हैं कि किस किस तरह कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे विरोध के लिए। अगला पॉइंट लिखें यहाँ, नोट करके लिखेंगे आप। मद्रास की जस्टिस पार्टी मद्रास की जस्टिस पार्टी मुस्लिम लीग का सफी गुट मद्रास की जस्टिस पार्टी को न्याय दल भी कहते हैं ना। मद्रास की जस्टिस पार्टी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है वो। मुस्लिम लीग का शफी गुट, मैं बताऊंगा इसके बारे में। एवं डॉक्टर अंबेडकर ने आयोग का समर्थन किया था। ठीक है, कि शुरू से सरकार के साथ चल रहे थे जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग। आयोग के मुद्दे पे ना मुस्लिम लीग दो गुटों में विभाजित हो गई थी, जिन्ना गुट और शफी गुट। जिन्ना विरोध करने वाले क्रम में थे और शफी समर्थन में। और डॉक्टर अंबेडकर का ये होता था कि इनका एक अलग दृष्टिकोण था कि ये अंग्रेजों का विरोध करते हुए भी दलितों की हक की लड़ाई या वंचितों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते थे, सरकार से हो या फिर राष्ट्रीय दल के नेताओं से हो। इनका एक दृष्टिकोण था कि भारत तो अंग्रेजों ने भी 100-150 साल पहले गुलाम बनाया है, दलितों की दशा तो हजारों साल से बहुत खराब है। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से ये तो बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि भाई सरकार के साथ चल रहे हैं। बेसिकली ये एक दबाव समूह के तौर पे काम करते थे। इनका एक ही गोल होता था, बड़े गोल होते थे इनके सामने, बट दलितों की दशा में सुधार हो उसको हमेशा वो प्राथमिकता में रखते थे। ठीक, इन लोगों ने आयोग से बातचीत भी की थी, सहयोग भी किया था। वे हमें क्या क्या चाहिए अगले संवैधानिक सुधार में, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया था। नोट के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, भारतीयों के विरोध को देखते हुए भारतीयों के विरोध को देखते हुए भारत सचिव बर्किन हेड ने भारत सचिव बर्किन हेड ने, ये भारत सचिव थे बर्किन हेड ने, यह चुनौती दी यह चुनौती दी कि सर्वसहमति से
राजनीतिक सुधारों पर सर्वसहमति से राजनीतिक सुधारों पर प्रस्ताव पेश करें। सर्वसहमति से राजनीतिक सुधारों पर प्रस्ताव पेश करें। इन्होंने कहा कि भैया जब इतना ही विरोध कर रहे हैं तो आप सब एकजुट होकर के बताइए कोई ऐसा कि क्या करना चाहिए हम। वो कॉन्फिडेंट था कि भारतीय सर्वसहमत नहीं हो पाएंगे, लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उनको पता था। और भी आप दीजिए, आयोग अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए आप। ठीक, अब आप शीर्षक दें और लिखें आप, नेहरू समिति एवं नेहरू रिपोर्ट। लिखें, भारत सचिव की चुनौती को स्वीकार करते हुए, भारत सचिव की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय नेताओं ने मोतीलाल भारतीय नेताओं ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बनाई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बनाई। समिति भी 1928 में ही बनी थी, है ना। अलग अलग पार्टी के मेंबर थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे इसमें, है ना। सर्वदलीय समिति बनाई। ठीक है, इस समिति के रिपोर्ट के मुख्य बिंदु थे इस समिति के रिपोर्ट के मुख्य बिंदु थे, है ना। और पॉइंट्स में लिखते चलिएगा। अब ये रिपोर्ट जो होगा ना संवैधानिक सुधारों पे है ना। लिखे आप पॉइंट्स फॉर्म में, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए भारत को। का मतलब होता है व्यापक स्वायत्तता। ब्रैकेट में लिख लें आप, व्यापक स्वायत्तता। होता क्या था, ब्रिटेन अपने किसी भी उपनिवेश को जब उसको लगता था कि अब उपनिवेश में जागरूकता है, परिपक्वता है, उनको शासन करने का अधिकार दे देता था, पूरी तरह से आज़ादी नहीं। तो उसके लिए एक ये वर्ड चलता था ब्रिटेन में, जब वहाँ की संसद से अनुमति दी जाती कि हाँ आयरलैंड को अब हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, कनाडा को अब हम दे रहे हैं, इसका मतलब अब वो शासन करेगा। फिर उन्होंने कहा जैसे बाकी उपनिवेशों को आपने दे रखा है ना, खास करके श्वेत उपनिवेशों को, हमें भी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दीजिए। पूर्ण आज़ादी की मांग नहीं की गई है। ठीक, जैसे स्वशासन स्वराज में हमने बताया था वही बात है, ये अंग्रेजों की तरफ से है। जब वो ये दर्जा देते थे इसका मतलब अब आपको शासन करने का अधिकार दे दिया गया। अगला पॉइंट लिखें, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन
इसका सीधा सा मतलब होता है निर्वाचित लोग सरकार चलाएंगे जैसे आज चलाया जाता है, ताकि उनसे समय समय पे चुनाव में जनता भी सवाल पूछेगी और हर एक साल संसद की बैठक में उनसे सवाल, यानी सरकार चलाने वालों की जवाबदेही तय हो किसी के प्रति, संसद के प्रति और जनता के प्रति। एक उत्तरदायी सरकार शब्द यूज किया जाता है इसके लिए। फिर उन्होंने कहा, भारत की बात कर रहे हैं, कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। ये सर्वदलीय समिति की रिपोर्ट है। ये सर्वदलीय समिति की रिपोर्ट है। नेक्स्ट लिखें आप, प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। ठीक सेम कहानी, जैसे आज भारत में ना केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार है अपने यहाँ, आज प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकार है। निर्वाचित सरकार है अपने यहाँ तो उत्तरदायी सरकार है, जवाब देना पड़ता है सरकार। अगला पॉइंट लिखें, अवशिष्ट शक्तियां, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथों में होंगी। इन्होंने पूरी बात ऐसी थी कि केंद्रीय सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, प्रांतीय सूची पे प्रांत कानून बनाएगा। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास, यानी ये चाहते थे कि केंद्र मजबूत हो, इस तरह का दृष्टिकोण था। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, पृथक निर्वाचन के स्थान पर, पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन, पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन का समर्थन, पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन का समर्थन। ठीक है, इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन ठीक नहीं है, संयुक्त निर्वाचन सर्वदलीय समिति की रिपोर्ट में अच्छी बात थी। इन्होंने कहा पीछे अब तक जितने भी हुए सारे प्रावधान रद्द किए जाएं और अगला सुधार जो पृथक निर्वाचन हटाया जाए। आरक्षण का समर्थन किया। अगला पॉइंट लिखें, लिखें कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का समर्थन किया। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का समर्थन किया। ठीक है, पीछे भी मैंने समझा चुका था आपको कि आरक्षण देने में समस्या नहीं थी, समस्या पृथक निर्वाचन में थी। आरक्षण में क्या होता है कि आपने धर्म के नाम पे या भाषा के नाम पे या जाति के नाम पे, जिस भी नाम पे आपने दे दिया, वोट सब देंगे। पृथक निर्वाचन में क्या होता है, नहीं, आरक्षण भी हो गया उसमें, प्लस वोट भी उसी जाति धर्म क्षेत्र के लोग, जो भी मतलब उसमें वर्ग के लोग देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जहां मुसलमानों की आबादी कम है उतनी सीट आरक्षित रहेगी केंद्र में भी, और भारत में जितनी आबादी है उस हिसाब से केंद्र में आरक्षण मिल जाएगा जनसंख्या के अनुपात में। प्रांतों में जहां जहां जनसंख्या कम है वहां वहां आरक्षण, लेकिन जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण तो हमेशा अल्पसंख्यक को मिलता है। फिर इसमें यह भी कहा गया दूसरे धर्म के लोगों को भी आरक्षण, जैसे मान लो किसी प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो हिंदुओं को भी उस प्रांत में आरक्षण मिलेगा, सिखों को भी हो सकता है किसी प्रांत में मिले। तो इनका यह था कि धर्म के आधार पर जो जहां अल्पसंख्यक है उसे आरक्षण, लॉजिकली तो पॉइंट ठीक है, में कहीं कोई समस्या पॉइंट में नहीं। ये कहा था, केंद्र और प्रांत दोनों में, ब्रैकेट में लिख लें आप यहां पे,
केंद्र एवं प्रांत दोनों स्तर पर। ठीक है, केंद्र एवं प्रांत दोनों ही स्तर पर इस तरह की बात की गई, रखी गई। नेक्स्ट लिखें आप, पंथ निरपेक्ष राज्य का गठन। पंथ निरपेक्ष राज्य का गठन सेकुलर स्टेट होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट लिखें आप, सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया जाए। इसको ऐसे समझिएगा ना, भारत के सभी दल के लोग मिलकर ये बता रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से शासन चलेगा, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। आप समझिए, भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण का पहला गंभीर प्रयास, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, बट सब मिल करके ये दृष्टिकोण रख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। अगला पॉइंट लिखें आप, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग का समर्थन। पुनर्गठन के मांग का समर्थन। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हम लोग पक्ष में हैं उसके। नेक्स्ट लिखें, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार कौमा महिलाओं को मत देने का अधिकार। वयस्क मताधिकार, महिलाओं को मत देने का अधिकार। वयस्क मताधिकार कौमा महिलाओं को मत देने का अधिकार, कौमा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कौमा अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे अधिकारों की मांग। ये सब भी इन्होंने डिमांड किया कि ऐसे करके ना 15-20 अधिकारों की मांग की गई थी, ऐसा एक नहीं। जो अगला संविधान बनेगा उसमें सारे अधिकार होने चाहिए, हम सब चाहते हैं। पूरी तरह से नहीं दिया गया था, और दिया भी गया है ना, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगला जो संविधान हो उसमें आप ये सब अधिकार बनाए रखिए। पूरी तरह से नहीं दिया गया था। नेक्स्ट लिखें, पूरा कर लेते हैं फिर बात कर लेंगे। लिखें, संघीय न्यायालय सहित, संघीय न्यायालय सहित श्रेणीबद्ध न्यायिक ढांचे का गठन। श्रेणीबद्ध न्यायिक ढांचे का गठन। ठीक है, अभी तक क्या था भारत में, हाईकोर्ट तो था, हाईकोर्ट से ऊपर का कोर्ट नहीं था, 1935 में आया है।
इन्होंने डिमांड किया कि हाई कोर्ट के ऊपर भी कोर्ट होने चाहिए भारत में, और पूरा एक पदानुक्रम की इन्होंने मांग, इससे और भी मांगे थी, इत्यादि करके छोड़ दीजिए आप, वहां पे इत्यादि लिख दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, और भी है। तभी प्रमुख बात इसमें बता दी गई, एक बार फिर से ठीक से पढ़ लीजिए आप, ये सोच के पढ़िएगा 1928 में भारत के सभी दल के नेता मोटे तौर पे किस प्रकार की सरकार चाहते थे, ये उसका दृष्टिकोण है, सरकार की बात की गई है इसमें, ठीक है। पॉइंट 6 से पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, है ना, किस तरह से सरकार के बारे में सोच है, समझ है उस समय के राष्ट्रीय नेताओं की। कभी ऐसे कहा जा सकता है भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला गंभीर प्रयास, या 1928 तक संवैधानिक राजनीति को लेकर भारतीय क्या सोच रखते थे, क्यों, इसमें अलग अलग दलों के प्रतिनिधि थे, अकाली दल के, हिंदू महासभा के, मुस्लिम लीग के, ठीक है, कांग्रेस के, बहुत सारे दलों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के एक सहमति बनाई, चाहता तो कोई कुछ था कोई कुछ था, बट सबने मिलकर एक सहमति बनाई कि हमको ये ज्वाइंट डिमांड है हमारी, ठीक। ये तो आपने लिख ही लिया, आपने नेहरू रिपोर्ट के बारे में नोट करके लिखेंगे आप, नोट करके लिखेंगे आप, दिल्ली प्रस्ताव, दिल्ली प्रस्ताव, दिसंबर 1927, मोहम्मद अली जिन्ना, दिल्ली प्रस्ताव, दिसंबर 1927, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, दिल्ली प्रस्ताव हो गया आपका, ठीक है। हुआ क्या था, साइमन के मुद्दे पर एक गुट था सरकार के साथ था, जिन्ना सरकार का, आयोग का विरोध कर रहे थे, भी समझाया था मैंने आपको। जिन्ना ने क्या किया, दिसंबर 27 में दिल्ली प्रस्ताव की जारी किया कि आगे जो भी संवैधानिक सुधार हो उसमें इन मांगों पे ध्यान दीजिए, तो हम आपके साथ हैं, मुस्लिम लीग से अलग हो जाएंगे। जिन्ना ने यह प्रस्ताव रखा, इसको दिल्ली प्रस्ताव कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट से पहले ही आ गया था ये दिल्ली प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट तो अगस्त 1928 में पहली बार जारी किया गया, ठीक है, बट ये प्रस्ताव पहले आ गया था। दिल्ली प्रस्ताव में क्या क्या था लिख लें आप, लिखें, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 आरक्षण,
विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 आरक्षण की मांग। अगला पॉइंट लिखें, बंगाल एवं पंजाब में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ब्रैकेट में लिखेंगे आप, मुस्लिम यहां बहुमत में थे। अनुपात में आरक्षण, ठीक है। दोनों प्रांत में मुस्लिम बहुमत में थे तो बड़ी दुविधा थी, बहुमत वालों को आरक्षण कैसे मिलेगा। जिन्ना ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे बट कुछ मांगों को मानिए। एक और लिखें आप, सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को, सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा। सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा, ठीक है। पूर्ण प्रांत का दर्जा सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को। एक लास्ट पॉइंट लिख लें इसमें आप, पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन का समर्थन। पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन का समर्थन। संयुक्त निर्वाचन, इन्होंने कहा हम संयुक्त निर्वाचन के रास्ते पे आ जाएंगे हम, यदि आप बात मान लें। अभी आप जब नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे आप नोटिस करेंगे, देखेंगे आप कि जिन्ना की ये जो मांग पहले आ गई थी, तो संयुक्त निर्वाचन तो नेहरू रिपोर्ट में भी मान लिया गया, संयुक्त निर्वाचन नेहरू रिपोर्ट में मान लिया गया, ठीक। सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसको भी मान लिया गया, बट बंगाल और पंजाब वाली मांग को नेहरू रिपोर्ट में नहीं माना गया। उसमें कहा गया अल्पसंख्यकों को आरक्षण, जितनी आबादी होगी उस अनुपात में आरक्षण। और केंद्र में 1/3 वाली मांग को भी नेहरू रिपोर्ट में नहीं माना। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, 11-12% आबादी है उतना आरक्षण, ठीक है। प्रांतों में जहां जहां अल्पसंख्यक है आबादी के अनुसार आरक्षण। दूसरे धर्मों को भी आरक्षण की बात की गई थी। तो संयुक्त निर्वाचन की बात नेहरू रिपोर्ट में थी, सिंध वाली बात नेहरू रिपोर्ट में थी, लेकिन 1/3 वाली बात नेहरू रिपोर्ट में नहीं थी। बंगाल पंजाब आरक्षण वाली बात नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। तो जिन्ना फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएंगे सफ़ी के साथ, और फिर मुस्लिम हितों की बात करना शुरू करेंगे जैसे वो करते आ रहे थे। जिन्ना ने कोशिश की कि चलें, बट बात नहीं बन पाई। कई नेता अपोज कर रहे थे इसका, उसमें हिंदू महासभा की बड़ी भूमिका थी कि ये गलत है। और पहली नज़र में ये मांग, देखो क्या होता है, जैसे 12% आबादी है, 15% मांग रहे हैं तो चलेगा, ठीक है भाई। मतलब जिन्ना को भी तो कुछ चाहिए ना कि अपने बाकी नेताओं को समझा पाए कि देखो भाई जितनी आबादी है उससे हमने अधिक अधिकार ले लिया है। बट आप कहेंगे कि 33% मिल जाए, 11% आबादी है, 3 गुना अधिक, तो ये बात पहली नज़र में चलने वाला नहीं था, ठीक है। समझ में आ रही है बात। क्योंकि जब हम नेहरू रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, तभी हम दिल्ली प्रस्ताव को भी ध्यान में रखते हैं। सांप्रदायिकता की राजनीति में इन सब का खूब जिक्र होता है, तो हमें समझते हुए बातों को पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है, बहुत तरह से इसके उपयोग हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात तो क्लियर होगी सभी को कि भाई दिल्ली प्रस्ताव में जो था उसमें से 2 बातें मानी गई और 2 बातें, मेन दोनों बात थी वो नहीं मानी गई, ठीक है। 1/3 और बंगाल और पंजाब, दो जो कि दोनों लॉजिकल भी नहीं था। यहाँ पे मालवीय जी तो हमेशा से था, तो यहाँ भी खुल के विरोध किया था उन्होंने कि भाई ठीक नहीं है ये, है ना। नोट में तो एक तो हो गया आपका दिल्ली प्रस्ताव, है ना। एक और नोट करके लिखें आप इसमें, साइमन रिपोर्ट।
एक और नोट कर देंगे आप, साइमन रिपोर्ट। उसको भी यहीं साथ साथ देखना जरूरी है। जो साइमन भाई जो भारत आए थे घूमने के लिए अपने 5-7 भाइयों के साथ, उन्होंने जाकर के क्या रिपोर्ट दी अपनी सरकार को। अब जो नेहरू रिपोर्ट है और साइमन रिपोर्ट, दोनों में क्या सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंसेस है, क्या सोच रहे हैं वो। हम जो भी डिमांड करते हैं, ठीक है ना, सरकार उससे बहुत दूर होती है। सरकार ने इसीलिए तो समय से पहले साइमन को बिठाया था कि भारत के लोग जो मांग करें, तुम्हारी मतलब जो रिपोर्ट आएगी उससे एकदम अलग होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। तीनों को एक साथ पढ़ना ठीक रहता है, दिल्ली प्रस्ताव को, नेहरू रिपोर्ट को और साइमन रिपोर्ट। एक बात समझ में आती है, दृष्टिकोण क्या क्या था। 3-4 बातें लिखनी है आपको साइमन रिपोर्ट के बारे में, लिखें आप। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाए, ठीक है। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाए। ठीक है, ये तो होना ही था, ठीक है, कि भाई वो मांग तो नहीं मानने वाले हैं। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाए। दूसरा पॉइंट लिखें, भारत में केंद्रीय स्तर, भारत में केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया जाए। बस इनको भेजा ही गया था नहीं, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया जाए। इसका नाम था साइमन आयोग, इसका मतलब नहीं आयोग, ठीक है, नो कमीशन। तो दो मेजर मांग, ठीक है, जो सबसे बड़ी मांग थी, दर्जा देना, दर्जा देते ही भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन का रास्ता खुल जाता। ठीक, नेक्स्ट लिखें आप, पॉइंट नंबर 3, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन का समर्थन किया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन का समर्थन किया। ठीक है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन का समर्थन किया इन्होंने, है ना। कि इसको ना थोड़ा सा यदि साइमन के फेवर में सोचे हम लोग, या अंग्रेजों के तरीका को देखें, तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन आया था। तो उसमें क्या था, कुछ निर्वाचित लोगों को मंत्री बनाया गया था। अब उत्तरदायी सरकार का मतलब ये हो गया कि प्रांतों में पूरी तरह से निर्वाचित सरकार बनेगी। संवैधानिक विकास के जरिए देखेंगे आप, तो अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक सुझाव था। भारत एक कदम चल चुका है, अब दूसरा कदम भारत को दे दिया जाए। प्रांतों में ठीक से काम कर लेंगे तो फिर केंद्र में हम द्वैध शासन ले आएंगे, और फिर उसके बाद केंद्र में उत्तरदायी सरकार। उनका ये मैकेनिज्म चल रहा था, पहले प्रांतों में ऐसे करके फिर केंद्र में, ठीक, वो ऐसा कुछ प्लान दिखाना चाहते हैं। तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन का इन्होंने समर्थन, कुछ तो रिपोर्ट में होना भी चाहिए ना, मतलब कुछ कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें, केंद्रीय विधानमंडल का, केंद्रीय विधानमंडल का संघात्मक ढांचे के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। संघात्मक ढांचे के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का संघात्मक ढांचे के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, ये वाली बात भी इसमें एक अच्छी बात थी, भारत इसी रास्ते पे गया।
ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है, यानी वहां पे केंद्र और प्रांतीय सरकार नहीं, एक ही सरकार है वहां के, केंद्रीय सरकार। अपने यहाँ केंद्रीय सरकार भी है और प्रांतीय सरकार भी है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत विशाल है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी है। भारत को संघात्मक ढांचा सूट करता है। तो साइमन का ये सुझाव एक तरह से भारत के हक में ही था, और आज भी हम इसी रास्ते पे हैं। जबकि ब्रिटेन में एकात्मक सरकार थी, यूनिटरी फॉर्म थी, एक ही सरकार थी, छोटा देश है, आबादी कम है, ठीक है, जितनी उसकी आबादी होगी, हम कहते ही हैं आपको, हम लोग 24 घंटे में ट्रेन में इधर उधर हो जाते हैं। जितनी इन देशों की आबादी होती है, 24 घंटे में भारतीय रेल पे लोग उतना सफर कर रहे होते हैं, इतनी आबादी है अपने यहाँ, ठीक है। ब्रिटेन को शिफ्ट करना हो तो रातों रात हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इतनी क्षमता है अपने पास। तो तुम्हें शिफ्ट करना है तो चलो सामान वामान पैक करो, तुम्हें शिफ्ट करा देते हैं हम, ठीक है। ये स्थिति है कुछ अपनी। ये पॉइंट ठीक था इसका, साइमन का। अगला पॉइंट लिखें आप, एक और जो विवादास्पद सुझाव है इसका, लिखें कि पृथक निर्वाचन का विस्तार किया जाए। पृथक निर्वाचन का विस्तार किया जाए, और दलितों को भी पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया जाए। दलितों को भी पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया जाए। दलितों को भी पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया जाए, ठीक है। इसने एक नया कार्ड चल दिया अपना, मतलब कि भाई दलितों को भी पृथक निर्वाचन। आरक्षण तो ठीक है, हमने पहले कहा, पृथक निर्वाचन में समस्या है। यानी जिसको जो अब तक मिला हुआ है वो सब की संख्या बढ़ाई जाए, और नई कैटेगरी में दलित, और भी रिकमेंडेशन थे, हमने तो एक दलित का ही दिया है, महिला भी थे, श्रमिक भी थे, मराठे भी थे, प्रांतीय। बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट रही है इसकी, ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटी मोटी रिपोर्ट थी। तो हम तो बस वो पॉइंट निकालते हैं जो जरूरी होता है हम लोगों के एग्जाम के लिए, और थोड़ा इतिहास की धारा को समझने के लिए। रिपोर्ट तो मेरे पास ही 4-5 पेज में है इसकी, ठीक है। उसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, उसमें डाटा वगैरह भी दिया हुआ है साइमन का, जो उसमें से कुछ कुछ काम की बातें जो हमने निकाल ली पढ़ने के बाद, ठीक है कि हाँ। और पढ़ने के लिए इसलिए रिकमेंड करते हैं कभी कभी आपको कि काम की बातें तो नोट्स में है ही, पढ़ने से थोड़ा आगे पीछे का दायरा भी पता चलता रहता है कि हाँ अच्छा ये सब बातें भी इसमें थी। एक ना समझ हमारी और विकसित होती रहती है। बाकी याद तो रखना है जो हमें रखना है, जो कॉपी के अंदर है। इसीलिए पढ़ने के लिए एक आधा किताब रिकमेंड किया जाता है कि पढ़ना चाहिए। कुछ कुछ जानकारी पढ़ने से बढ़ती रहती है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या था, दलितों को इसके दायरे में लाने के बाद, तो अब जब साइमन रिपोर्ट को भी नेहरू रिपोर्ट से मिलाओगे तो आप देखोगे जो कंजर्वेटिव पार्टी जो चाहती थी वही हुआ। समय से पहले साइमन को भेजा इसीलिए गया था, समय से पहले साइमन को भेजा, तुम मनचाहा रिपोर्ट देना जिससे भारत को बहुत अधिक अधिकार ना मिल जाए। अपना काम कर दिया, ठीक। अब नेहरू रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट, दिल्ली प्रस्ताव, ये सब हैं। इन सभी मुद्दों पे विचार विमर्श के लिए 1930 में, सितंबर 1930 में ब्रिटेन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। गोलमेज, आमने सामने बैठ करके बातचीत। उसमें भारत के सभी दलों, अलग अलग वर्गों, सरकार, रियासतों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होंगे उसमें। ये रिपोर्ट है, अब तक जो जांच वांच हुई, आइए बैठ के बातचीत क्या करना है। न केवल नेहरू रिपोर्ट में बल्कि बातचीत में भी भारत के लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। 35 के जो संविधान बना था, जो एक्ट बना था, उसमें भारत की भी भूमिका थी। अंग्रेजों ने बात मानी या नहीं मानी ये उनका नजरिया था, बट हमने पार्टिसिपेट उसमें ठीक ठाक किया था। फिर इसी तरह से दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा, फिर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, फिर एक समिति को सौंप के मसौदा आएगा 35 के अधिनियम का, और फिर 1935 का अधिनियम पारित किया जाएगा। तो 35 के अधिनियम की प्रक्रिया ऐसे आगे गई है। बट इस बीच में अधिनियम आने वाला था,
जब अधिनियम आने वाला था तो हम पहले संगठन बनाते थे या छोटा मोटा प्रस्ताव पास करते थे। गांधी जी को लगा अधिनियम आ ही रहा तो एक बड़ा आंदोलन क्यों ना कर दिया जाए, ताकि सरकार पे एक बहुत बड़ा दबाव होगा उसको लेकर के। प्रेशर तो रहता है जन आंदोलन का हर सरकार के ऊपर। तो नेहरू रिपोर्ट, दिल्ली प्रस्ताव और साइमन रिपोर्ट, तीनों को समानांतर आप पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा तो बात तो समझाई दी है। एक बार समझ में आ गया तो बस पॉइंट लेकिन याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट के बाद हम लोग नोट करके इंफॉर्मेशन ले रहे थे। ठीक, अब आप शीर्षक देंगे नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध प्रतिक्रिया। नहीं, नोट में नहीं। अब ट्रेन को स्टेशन से चलने दीजिए, फिर से आगे बढ़ाइए ट्रेन को। ठीक है, ट्रेन फिर टाइम हो गया, स्टेशन से आगे बढ़ रही है, घटनाक्रम आगे की तरफ चलेगा, है ना। तो अब नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध प्रतिक्रिया। लिखें, इस रिपोर्ट से जिन्ना नाराज थे, इस रिपोर्ट से जिन्ना नाराज थे, और 1929 में जिन्ना ने मुस्लिम हितों के लिए 14 सूत्री मांग, 14 सूत्री मांग की। 14 मुद्दों पे इन्होंने कहा कि ये सब करना होगा सरकार को, तब मुस्लिम हित सुरक्षित। इसमें मैं एक भी आपको लिखवाने नहीं जा रहा हूं, बस केवल बता रहा हूं आपको। हाँ, आपको शौक होगा जानने का तो आप गूगल वगैरह करके देख लीजिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्या करने से अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहेंगे। जैसे पृथक निर्वाचन पर टिक जाएंगे, पृथक निर्वाचन होना चाहिए। ठीक, मुसलमानों के लिए 1/3 आरक्षण करिए, जनसंख्या के अनुपात में सभी प्रांतों में करिए। जब नई सरकार बनेगी तो प्रांतों के पास अधिक अधिकार होने चाहिए, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होनी चाहिए। सरकारी सेवा और शिक्षा में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाई जाए। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात होगी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल बात होगी। उस परिवेश में मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए क्या मांग की जा सकती थी, जिन्ना ने वो सारी मांग रखी उसमें। जिन्ना नाराज हो जाते हैं उस रिपोर्ट से और फिर मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं, और संभवतः मार्च का महीना है 1929 में, वो एक बार चेक करना होगा। 14 सूत्री मांग सामने रखते हैं वो। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। लिखें, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, सत्यमूर्ति इत्यादि युवा कांग्रेसी नेताओं ने भी डोमिनियन स्टेटस की मांग का विरोध किया। मांग का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने भी डोमिनियन स्टेटस की मांग का विरोध किया, और कांग्रेस पर पूर्ण स्वराज, कांग्रेस पर पूर्ण स्वराज की मांग
के लिए दबाव बनाया। ठीक? पूर्ण स्वराज के मांग के लिए दबाव बनाया कि कांग्रेस को कंप्लीट स्वतंत्रता के लिए मांग करनी चाहिए, ये अब इस तरह की मांग नहीं। इसी में लिखें, कांग्रेस के भीतर इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक संस्था बनाई। कांग्रेस के भीतर इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक संस्था बनाई। इन्होंने कांग्रेस के भीतर एक संस्था बनाया जिसका काम ही था कांग्रेस पे दबाव बनाना। ये सब जिद पे अड़े हुए थे कि 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है और हम लोग पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश करेंगे ही करेंगे। गांधी जी के समझाने पर फिर इन लोगों ने बात मानी। गांधी जी ने कहा कि देखो, मुश्किल से तो सहमति बनी है डोमिनियन स्टेटस पे इतने सारे नेताओं के, तुम एक नई मांग रख दोगे तो फिर अपने लोगों को एक करना भी तो बड़ा मुश्किल काम होता है। थोड़ा और समय ले लो, सोच लो, सरकार पे हम लोग दबाव बना लेते हैं थोड़ा, नहीं तो फिर अगला तो अंतिम गोल तो हमारा है ही, उसके लिए लड़ना है हमें, अब समय तो आ ही रहा है। गांधी जी की बात ये लोग मान गए उस समय 1928 में। अगला पॉइंट लिखें, देखिए 1928 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि एक वर्ष के भीतर सरकार ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया, सरकार ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया, तो कांग्रेस का लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। कांग्रेस का लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, कलकत्ता अधिवेशन और अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। पहले नाम बहुत अच्छा चलता, मोती, हीरा, पन्ना, नहीं नेताओं के ना, ये सब नाम ठीक था, मोती, हीरा, पन्ना, है ना। ये कोई पिक्चर थी अमिताभ बच्चन, इसमें हीरा ठाकुर था, पता नहीं कौन से पिक्चर थे वो, हाँ? या सूर्यवंशम ना, यस, ठीक है। कितने लोगों ने पिक्चर देखी है सूर्यवंशम? इसको कहते हैं जीके बहुत मजबूत है आप लोगों का, ठीक है। सिविल सर्विसेज का भी कुछ है ना उसमें पिक्चर में, यस। पूरी स्टोरी पता है? कितने लोगों को पता है स्टोरी? मुझे भी पता है। गुड। तो अभी जस्ट एक जानकारी के लिए, जैसे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कांग्रेस का अधिवेशन भी तो हम लोग घटनाओं के प्रवाह में पढ़ते जा रहे हैं कि कैसे कैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है ना। 27 का तो हो ही गया कार्यक्रम, 28 में पूरा विरोध चलता रहा, दिसंबर 28 में बैठक हुई कलकत्ता में, मोतीलाल नेहरू, एक परंपरा थी, जैसे मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट आई थी अभी, सम्मान था भाई इनको ही अध्यक्ष बना दिया जाए, ठीक से। तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अब वहाँ पे तय हो गया कि एक साल में सरकार ने यदि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया तो हम पूर्ण स्वराज के लिए अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद, और ऐसा ही हुआ। दिसंबर 1929 में कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव करेगी लाहौर अधिवेशन में, है ना।
इसके बाद अगला लाहौर अधिवेशन होगा, पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन शुरू होगा उसके बाद, ऐसे करते करते। अगला पॉइंट लिखें आप, देखिए 1929 में दिल्ली में भारतीय नेताओं ने लीडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई। लीडर्स कॉन्फ्रेंस, हाँ लीडर यानी नेताओं, किताबों में लीडर्स कॉन्फ्रेंस ही लिखा रहता है। लीडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई, इन्हीं सब मुद्दों पे क्या किया जाए, तो बहुत सारे नेताओं का कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था दिल्ली में। लिखें, इसी में लिखें लीडर कॉन्फ्रेंस बुलाई। लिखें, इसी वर्ष वायसराय इरविन ने इस बात को दोहराया कि 1917 में ही हम उत्तरदायी सरकार का वादा कर चुके हैं। उन्नीस सौ सत्रह में ही हम उत्तरदायी सरकार का वादा कर चुके हैं, लेकिन कब तक स्थापित होगा, हम किसी वर्ष को निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। किसी वर्ष को निर्धारित करने में, हम 30 में कर देंगे, 32 में कर देंगे, ऐसा हम करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा हम तो 17 में ही वादा कर चुके हैं कि धीरे धीरे आपको हम उत्तरदायी सरकार डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। 17 से होते होते तो 12 साल तो अभी हो गए हैं, और अभी ये इस स्थिति में नहीं है बताने कि हम कब आपको देंगे हम। ठीक, यानी गतिरोध बना हुआ था। कांग्रेस ने कहा कि भाई आप तो बात मान लीजिए, मानने को तैयार थे नहीं। अगला लिखें आप, दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। में भी चर्चा हुई थी कि भाई नेहरू एकदम युवा हैं अभी। गांधी जी ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि अब नई पीढ़ी को धीरे धीरे हमें नेतृत्व सौंपने की तैयारी करनी चाहिए, समय रहते ही संक्रमण होना चाहिए। उस समय 18 जो प्रांतीय कांग्रेस थे, उसमें से मात्र 3 ही नेहरू के पक्ष में थे, 15 नेहरू के पक्ष में नहीं थे, अध्यक्ष बनाया जाए। वही था, बाबा का आशीर्वाद था, ठीक है, गांधी बाबा का है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है युवा पीढ़ी को दीजिए, और पिछले कुछ महीनों से पूर्ण स्वराज को लेकर के ये पूरे जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो कि ठीक है। आप देखेंगे पहले गांधी भी रिजिड थे पूर्ण स्वराज को लेकर के, बट समय के साथ वो ग्रेजुअली आगे बढ़ते थे, बट उनको लगता था कि नहीं सही है, थोड़ा हम एग्रेसिव होकर डिमांड करेंगे तब सरकार शायद डोमिनियन स्टेटस पे तैयार, क्योंकि हम जो मांगते हैं सरकार उससे कम देती है। थोड़ा आंदोलन भी करते हैं और मांग बढ़ा देते हैं। आजादी संवैधानिक रास्ते से आएगी क्योंकि सरकार कानून बनाएगी, अंग्रेजों का सिस्टम ऐसा था। तो इन सब कारणों से नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए आप, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है।
नेक्स्ट लिखें आप, स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले टाइम में एक तो तिरंगा का इतिहास कब कब कैसे कैसे हुआ, संविधान सभा ने कब अडॉप्ट किया, किसने बनाया, शुरू में क्या प्रपोजल था, ये सब इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। और जितने राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह है ना, उन सब के बारे में, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय चिन्ह, वो सब जानना है आपको। 2-4 वर्षों में एक आधा बार बहुत इजी सवाल प्रीलिम्स में आ जाता है। हर 4-5 वर्ष में कोई ना कोई एक सवाल आ जाता है, ठीक है। जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, तो मुंड को उपनिषद से मान लीजिए। पता भी रहता है कई बार, बट कई बार क्या होता है, बड़ी चीज़ों को पढ़ने के क्रम में छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो जितने भी हमारे नेशनल इस तरह के हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी रखनी है, ठीक। तो तिरंगा फहराया गया। अगला पॉइंट लिखें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC को आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत किया गया। अधिकृत किया गया, ऑथोराइज किया गया। और ब्रैकेट में लिखेंगे आप, ब्रैकेट में, आगे चलकर CWC ने गांधी जी को अधिकृत किया। आगे चलकर CWC ने क्या किया, गांधी जी को अधिकृत किया कि आपको जब लगे आप आंदोलन चलाइएगा, ठीक। ये सब तय कहाँ हुआ, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। एक और पॉइंट लिखें, 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ लेनी है। स्वतंत्रता की शपथ लेनी है 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष ऐसा किया जाएगा, क्या? और प्रत्येक वर्ष ऐसा किया जाएगा। ठीक है। अभी क्या 1930, फिर 1931, 32, 33, हर एक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था भारत में, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। और अब जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को, तो ऑब्वियस है हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। इसी 26 जनवरी की याद में हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद अब मनाया जाएगा फिर एक बार। आज 21 है ना, 22, 21, बस अब 26 आ ही गया है। इसी 26 की याद में संविधान भी तैयार हो गया था नवंबर में, इसको हम संविधान दिवस मनाते हैं। बट वेट किया गया कि नहीं, 26 जनवरी को ही पूरी तरह से संविधान को लागू, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इसकी बड़ी भूमिका रही। 26 जनवरी की शपथ लिया जाता था, तो इसकी जगह हम लोग आज अब रिपब्लिक डे मनाते थे, पहले यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाया करते थे। अंग्रेजों ने 15 अगस्त का दिन चुना, क्यों? उनके लिए सेलिब्रेशन था। 15 अगस्त को ही जापान ने 1945 में सरेंडर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो अंग्रेजों का था कोई हम अपना दिन चुने, इसमें भारत को आज़ादी, ये सब अपनी अपनी लेगेसी को बनाए रखते हैं, है ना। तो 15 अगस्त का दिन उन लोगों ने, ये माउंटबेटन ने चुना था इसको, ठीक है। चल वो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग अब, कि कैसे वो भागने के योजना बना रहे थे यहाँ से, ठीक है। तो उसमें था 15 अगस्त का दिन चुना गया। अब ऐसे करते करते आप देखते हैं हम लोग क्या, 22 से पढ़ते पढ़ते 1929 में कांग्रेस ने तय कर दिया, गांधी जी को अधिकृत कर दिया, करेंगे, गांधी जी को अधिकृत कर दिया गया। अगला पॉइंट लिखें आप,
लिखें गांधी जी की 11 सूत्री मांग। ग्यारह सूत्री मांग ब्रैकेट में लिख लें आप, जनवरी 1930। गांधी जी ने सरकार के सामने 11 मांगे रखी, उसमें नेहरू रिपोर्ट की एक भी मांग नहीं थी। नमक कर को समाप्त कर दीजिए, भू राजस्व में कटौती करिए, सिविल सेवा में खर्च कम करिए, सेना पे खर्च कम करिए, ये सब मांगे थे। भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण दीजिए, नौ परिवहन उद्योग को संरक्षण, ये सब ऐसे करके 11 मांगे थे। उसमें नेहरू रिपोर्ट की एक भी मांग नहीं थी। सरकार ने इसमें एक भी मांग नहीं मानी। गांधी जी को पता था कि सरकार इस मांग को नहीं मानेगी। कुछ लोगों ने कहा कि अब आप देरी क्यों कर रहे हैं आंदोलन करने में। तो लोग बताने वाले बताते हैं कि गांधी जी तो बहुत सारी चिंतन मनन की प्रक्रिया से गुजरते थे, निर्णय लेते थे। गांधी जी ने देखा कि इस समय महामंदी का प्रभाव है, तो पूरी दुनिया में पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था जो है अभी ठीक है, थोड़ा उथल पुथल के दौर से है। थोड़ा और रुक जाएंगे तो अंग्रेजों की कठिनाई और बढ़ेगी, तब हम आंदोलन करेंगे तो शायद और दबाव बना पाए। एक तो इस तरह का दृष्टिकोण था गांधी जी का, जब वो ये बात रख रहे थे गांधी जी। दूसरा, गांधी जी को समय चाहिए होता था किसी आंदोलन को कैसे रूपरेखा दें। बट एकदम से बैठने के मतलब क्या, पता नहीं चलेगा क्या चल रहा था, कुछ करते रहना जरूरी है। कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आंदोलन को। तीसरा, इसी बहाने गांधी जी ने कुछ ऐसी ऐसी मांगे रखी ताकि आम लोगों तक भी यह बात पहुंच जाए कि सरकार देखो इतनी हल्की फुल्की मांगे भी मानने को तैयार। किसी ने अनुमान नहीं किया था कि नमक के मुद्दे पर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। एक दो नेताओं को पता होगा, पटेल जी वगैरह, चूंकि उनके खास थे ये लोग, नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद वगैरह, अदरवाइज ऐसे नहीं आइडिया होगा बात। ठीक है, लिखिए आप 11 सूत्री मांग में कुछ पॉइंट्स लिख लें आप। नमक कर में कटौती, नमक कर को समाप्त किया जाए, नॉट कटौती, नमक कर को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट लिखें आप, सिविल सेवा, सिविल सेवा से संबंधित व्यय, सिविल सेवा से संबंधित व्यय में कटौती। सिविल सेवा से संबंधित व्यय में कटौती। नेक्स्ट लिखने से में आप, सैन्य व्यय में कटौती, सैन्य व्यय में कटौती। सब में 50-50% की मांग थी। नेक्स्ट लिखें आप, भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण, एक आधा और लिख लें आप, नौ परिवहन उद्योग को संरक्षण, नौ परिवहन उद्योग को संरक्षण। और भी था, सीआईडी की मांग थी, राजनीतिक बंदियों पे मांग थी, ऐसे करके 11 मांगे थी। कुछ मांगे हमने बता दी आपको यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है नमक और कपड़ा उद्योग, दो मांग पे हमें ध्यान रखना होता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें इत्यादि के बाद, सरकार ने, सरकार ने इनमें से किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अंततः, अंततः 12 मार्च 1930, अंततः 12 मार्च 1930 को गांधी जी
78 सहयोगियों के साथ, आंकड़ों का रूल नहीं है फिर भी लिख लीजिए, 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से नमक कानून के उल्लंघन के लिए, नमक कानून के उल्लंघन के लिए दांडी तट की ओर प्रस्थान करते हैं। दांडी तट की ओर प्रस्थान करते हैं गांधी जी, और 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक, इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे हमने स्वदेशी पढ़ा है, असहयोग पढ़ा है, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, आज की चर्चा यहीं पे संपन्न होती है। आज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताए गए हैं। क्लास का ड्यूरेशन उतना ही है जितना मैं लेता हूँ, 1 घंटे 45-50 मिनट। इन्फॉर्मेशन लेकिन आज ज़्यादा है, ठीक, बट समझाते हुए बताया है, इसलिए आप घर पे जा करके पूरा रिवीजन करिएगा। और हमेशा की तरह मैं कहूँगा, जितना रिवीजन कर सकते हैं पूरे मॉडर्न इंडिया को रिवीजन करिए आप। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि जब क्लास अब एंड हो, इसी महीने एंड हो जाएगी संभवतः 30 जनवरी या 29 जनवरी को, तो 30 जनवरी को तो गांधी जी की मृत्यु भी हुई थी ना मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है, तो जब क्लास एंड हो तो क्लास में से हर एक हाथ ऐसे उठना चाहिए, और ऑनलाइन बच्चों का भी, कि हाँ लगभग क्लास नोट्स मुझे याद है। अब एक टारगेट बना लीजिए कि मॉडर्न इंडिया पे आपको कमांड रख, ठीक है, आप टारगेट बना लीजिए और इसको करिए आप मिशन के तौर पे। मैं तो अंतिम क्लास में पूरा रिवीजन कराऊंगा आपको एक बार, 15-20 मिनट में कंप्लीट मॉडर्न इंडिया आपको एक बार। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सुजीत भैया सर, 10 किलो लव यू। तुम 10 किलो क्यों, 10 टन करो, 10,000 टन करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है।